सुखपुर गांव में रामू की सब्जी की दुकान थी। उनकी दुकान गांव में सबसे पुरानी थी, लेकिन चौराहे पर बनवारी लाल की नई और चमचमाती दुकान खुलने के बाद से रामू काका की दुकान पर सन्नाटा छा गया था। बनवारी चालाक था। वो बासी सब्जियां भी रंग लगाकर सस्ते में बेच देता, जबकि रामू काका खेत की ताजी सब्जियां लाते, पर फिर भी उनके पास ग्राहक एक दो ही आते थे। इसी कारण घाटे में चल रहे थे। ईश्वर, दोपहर होने को आई और गल्ले में 1 रुपया तक नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी। बस आज मेरे बेटे केशव का कॉलेज का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी बनवारी लाल तंज कसते हुए रामू काका की दुकान के आगे आकर रुकता है। क्यों रामू भाई, आज फिर गल्ला खाली है क्या? अरे छोड़ो इस दुकानदारी को, तुम्हारे बस की नहीं है। और सुना है तुम्हारा लड़का शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आ रहा है। बड़े साहब को गांव की इस टूटी दुकान पे बिठाओगे क्या? बनवारी भाई, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। मेरा केशव बहुत होनहार है। और रही बात दुकान की, तो ईमानदारी की सूखी रोटी भी बेईमानी के हलवे से 100 गुना बेहतर होती है। बनवारी मुंह बनाकर चला जाता है। शाम होते ही करकराती धूप के बीच केशव दुकान पर आता है। उसके चेहरे पर एक गजब की चमक थी। पिताजी, मैं पास हो गया। पूरे कॉलेज में मेरे सबसे ज्यादा 90% नंबर आए। और हाँ पिताजी, आज घर पर मैं कुल्हड़ पोहा बनाऊंगा, इसलिए मुझे पोहे के लिए थोड़ी ताजी सब्जियां भी दे दो। मुझे पूरा भरोसा था बेटा तुम पर। आज तुमने इस गरीब बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारी माँ आज बहुत खुश होगी। चलो आज इस खुशी में घर पर कुछ अच्छा बनाते हैं। ये लो अपनी पसंद की सारी ताजी सब्जियां। फिर केशव दुकान से ताजी सब्जियां और पोहे का सामान लेकर सीधा अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर रात के समय रामू काका अपनी दुकान बंद करके घर आते हैं, जहां उनकी पत्नी कमला और बेटा केशव उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। पिताजी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। मैं और माँ आपका कब से इंतजार कर रहे थे, और आपके चक्कर में हम दोनों ने अभी तक पोहा भी नहीं खाया। अरे बेटा केशव, आज बाहर अचानक तेज बारिश होने के कारण पूरा रास्ता खराब हो गया है, और ऊपर से आसमान में काले बादल छा गए हैं, जिसके कारण रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस इसीलिए आज मुझे दुकान से घर आने में थोड़ी देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं पिताजी, अब आप आराम से बैठ जाइए। मैंने आप सबके लिए एकदम गर्मा गर्म और चटपटा कुल्हड़ पोहा बनाया है। फिर सभी लोग मिलकर केशव का बनाया हुआ गर्मा गर्म पोहा खाते हैं। बारिश के इस ठंडे ठंडे मौसम में मिट्टी के कुल्हड़ में ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता खाने का अलग ही मजा था। बेटा केशव, मैंने ऐसा लाजवाब पोहा अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। मिट्टी की सौंधी खुशबू और मसालों का स्वाद, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन बेटा, अब तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो आगे के बारे में तुमने क्या सोचा है? पिताजी, अब आपको तो पता ही है कि शहर में लोग डिग्री लेकर और इतना पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। तो क्यों ना मैं गांव में आपके साथ रहकर ही अपनी दुकान को संभालूं? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि गांव में हमारी सब्जी की दुकान बहुत कम चलती है। जैसे तैसे ही गुजारा होता है। ऐसे में तुम कॉलेज पास नौजवान हो, गांव में ही कोई और बड़ा काम देख लो। नहीं पिताजी, जब अपने पास अपनी खुद की दुकान है, तो हम किसी और के आगे हाथ क्यों फैलाएं या नौकरी क्यों करें? बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। कल से मैं आपके साथ दुकान पर चलूंगा। फिर अगले दिन केशव अपने पिताजी के साथ दुकान पर जाता है। वहां वो देखता है कि पूरा दिन बीतने को आया, लेकिन दुकान पर सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आ रहे थे।
पिताजी, हमारी दुकान पर इतने कम ग्राहक क्यों आते हैं, जबकि हम तो सब्जियां भी एकदम ताजी और अच्छी क्वालिटी की रखते हैं? बेटा, गांव के चौराहे पर एक और बनवारी लाल की बड़ी दुकान है। वो लोगों को बासी और घटिया सब्जियां बहुत सस्ते दामों पे दे देता है। लोग सेहत की परवाह किए बिना सिर्फ सस्ते के चक्कर में उसी की दुकान पर जाते हैं। पिताजी, फिर इस हिसाब से तो हमें अपनी दुकान का तरीका बदलना होगा। हमें सब्जी के साथ साथ कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जो हमारे पूरे गांव में किसी के पास ना हो। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम कोई नई दुकान खोल सके। ये सब्जी की दुकान जैसे तैसे घर का नमक तेल निकाल ही देती है। पिताजी, मेरा मतलब दूसरी दुकान खोलने से नहीं है। मेरा मतलब है कि हम इस दुकान में सिर्फ कच्ची सब्जियां ना बेचकर कुछ खाने पीने का तैयार आइटम बेचें। जैसे इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार कुल्हड़ पोहा, जिस पर बारीक सेव नमकीन, अनार के दाने और नींबू डालकर परोसी। बेटा, ये सब तो मुझे बनाना नहीं आता। हाँ, अगर तुम चाहो तो यहां कुछ बना सकते हो, क्योंकि कल तुम्हारा बनाया हुआ पोहा खाकर मुझे पता चल गया था कि भगवान ने तुम्हारे हाथों में बहुत बढ़िया हुनर दिया है। अरे पिताजी, आपने तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ही हल कर दी। क्यों ना हम अपनी सब्जी की दुकान के आगे ही एक छोटा सा गर्मा गर्म कुल्हड़ पोहा का स्टॉल लगा लें। इससे एक ही जगह हमारी दो दो काम चल जाएंगे। फिर उसी दिन शाम के समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। केशव ने अपनी दुकान के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई, कढ़ाई चढ़ाई और जैसे ही देसी घी में राई, हरी मिर्च और कढ़ी पत्ते का छौंक लगाया, उसकी तेज और सोंधी खुशबू हवा के साथ पूरे चौराहे पर फैल गई। खुशबू सूंघकर गांव के 2-3 लोग खिंचे चले आए। अरे रामू भाई, ये क्या? तुम्हारा बेटा तो शहर के बड़े कॉलेज से पढ़कर आया था ना? इतनी ऊंची पढ़ाई कराने के बाद भी इसे अपने साथ इसी सब्जी की दुकान पर बैठा लिया क्या? हमें तो लगा था ये शहर में कोई बड़ी नौकरी करेगा। हाँ भाई, बिल्कुल अपनी दुकान पर बैठाया है। नौकरी करके किसी दूसरे की गुलामी करने से तो लाख गुना बेहतर है कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो। और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। मेरे बेटे ने अपने हुनर से इस सब्जी की दुकान के साथ साथ गांव वालों के लिए एक बढ़िया और ताजा नाश्ते का स्टॉल भी शुरू कर दिया है। फिर केशव मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म पोहा निकालता है और उस पर बारीक कटा प्याज, टमाटर और स्पेशल मसाले डालता है। इस सुहावने मौसम में उसकी खुशबू से गांव वालों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे भाई केशव, खुशबू तो वाकई बहुत लाजवाब आ रही है। लाओ, लगे हाथ हम सभी को एक एक कुल्हड़ परोसी दो। देखते हैं कि तुम कैसा पोहा बनाते हो। फिर बारिश के ठंडे मौसम में गांव वाले गरम गरम कुल्हड़ पोहा खाते हैं। पहली चम्मच मुंह में जाते ही उनकी रूह खुश हो जाती है और सभी लोग चटकारे लेकर खाने लगते हैं। वाह भाई रामू, तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। मैंने ऐसा स्वादिष्ट और हल्का नाश्ता अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। इस सुहावने मौसम में मिट्टी के कुल्हड़ में इसे खाकर तो सच में मजा ही आ गया। फिर वह व्यक्ति नाश्ता खाकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका बेटा और उसके दोस्त मिलते हैं, जो कॉलेज की परीक्षा में पास होने की खुशी में घूम रहे थे। पिताजी, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। मेरे दोस्त पास होने की खुशी में मुझसे पार्टी मांग रहे हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये लो पैसे और सीधे रामू काका की दुकान पर जाओ। वहां उनके बेटे केशव ने एक बहुत बढ़िया कुल्हड़ पोहा चाट का स्टॉल लगाया है। वहां जाकर पार्टी करो। सच में पिताजी, हमारे गांव में कुल्हड़ पोहा मिलने लगा। अब तो मजे ही मजे। चलो दोस्तों, आज तुम सबको पास होने की खुशी में कड़क नाश्ता कराता हूँ। फिर सभी दोस्त दौड़ते हुए रामू काका की दुकान पर पहुंचते हैं
जहां केशव पूरी लगन से काम कर रहा था। अरे केशव भाई, ये तो तुमने सबसे बेहतरीन काम किया है। अब हमें ऐसा कुछ अच्छा खाने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। हाँ भाई, किसी दूसरे की गुलामी करने या नौकरी के लिए भटकने से अच्छा है कि हम अपना खुद का छोटा काम करें। इससे मैं अपना और अपनी दुकान का दोनों का काम कर सकता हूँ। हाँ केशव भाई, तुमने एकदम पते की बात कही है। लाओ अब हमें भी अपनी स्पेशल कुल्हड़ परोस दो। बारिश में कुल्हड़ में पोहा खाने का स्वाद ही अलग है। फिर केशव उन सभी को पोहा देता है, जिसे सभी दोस्त स्वाद लेकर चटकारे मारकर खाते हैं। रात को दुकान बंद करके पिता पुत्र घर लौटते हैं, जहां उन्हें खाना परोसती है। बेटा केशव, आज दुकान पर तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? माँ, आज तो मैंने दुकान पर कुल्हड़ पोहा बनाकर बेचा, जिसे खाने के लिए गांव के बहुत से लोग आए और सभी लोगों ने खाकर इसकी बड़ी तारीफ की। शाम होते होते सारा सामान खत्म हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारा पहले दिन से ही काम चल गया। बस बेटा, पूरी लगन और मेहनत से काम करना, ताकि तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अगले दिन भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन केशव का हौसला बुलंद था। वो मन लगाकर काम कर रहा था। अरे बेटा केशव, जल्दी से एक कुल्हड़ तैयार कर दो, हमें खेतों में जाकर काम भी करना है। बस काका, 2 मिनट रुकिए, आपका गर्मा गर्म पोहा तैयार ही होने वाला है। फिर केशव सभी को पोहा देता है, जिसे गांव के सभी लोग चटकारे ले लेकर खा रहे होते हैं। तभी अचानक मौसम और बिगड़ जाता है और बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवाओं और पानी के कारण सभी ग्राहक अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। बारिश इतनी तेज थी कि दुकान के आगे पूरा सन्नाटा छा जाता है। काफी देर हो जाती है और शाम के समय बारिश रुकती है। पिताजी, ये क्या हुआ? आज बारिश ने सारा काम ही खराब कर दिया। मुझे लगता है कि अब कोई ग्राहक हमारा पोहा खाने भी नहीं आएगा। हमारी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। बेटा केशव, ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते। धंधे में और जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। धीरज रखो। अभी पिता पुत्र बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ छोटे बच्चे, जो स्कूल की छुट्टी के बाद तेज बारिश में फंस गए थे, वे ठंड से कांपते हुए रामू काका की दुकान के पास आकर रुक जाते हैं। बच्चे भूख से बेहाल थे। तभी गांव के मुखिया जी भी कांधे पर छाता लगाए कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते से गुजरते हुए ये सब देख रहे होते हैं। भैया, बहुत तेज भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। घर का रास्ता पानी से भर गया है, हम कैसे जाएं? अरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, यहां आओ। मैं अभी तुम सबके लिए गर्मा गर्म कुल्हड़ पोहा तैयार करता हूं। हाँ बच्चों, आराम से खाओ। आज केशव भैया की तरफ से तुम सब होनहार बच्चों के लिए ये स्पेशल ट्रीट है। केशव ने बिना पैसों की परवाह किए उन सभी गरीब और भूखे बच्चों को भरपेट गर्मा गर्म और पौष्टिक कुल्हड़ पोहा खिलाया। मिट्टी के कुल्हड़ की गर्माहट और पोहे का स्वाद पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। रास्ते से गुजर रहे मुखिया जी केशव की यह दरियादिली देखकर वहीं रुक गए। अरे रामू भाई, आज तो पूरे सुखपुर गांव में तुम्हारे लड़के के स्वाद की चर्चा थी, लेकिन आज मैंने इसकी इंसानियत का स्वाद भी देख लिया। देखो, हर जगह तुम्हारे बेटे का कुल्हड़ पोहा और उसके संस्कार फेमस हो रहे हैं। हाँ मुखिया जी, बस केशव बेटा ही कह रहा था कि उसे शहर भागने के बजाय अपने गांव में खुद का काम करना है। बस फिर उसने अपनी मेहनत से ये काम शुरू कर दिया।
वे सीधे रामू काका की दुकान पर आए। फिर मुखिया जी भी एक कुल्हड़ पोहा खाते हैं। उस करकराती ठंड और सुहावने मौसम में जैसे ही उनके हाथ में मसालेदार पोहा आता है, वे स्वाद चखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश हो जाते हैं। वाह बेटा केशव, पोहा बनाने में तो तुम पूरे एक्सपर्ट हो ही, लेकिन तुम्हारा दिल उससे भी बड़ा है। अगले हफ्ते हमारे घर पर एक बहुत बड़ा पारिवारिक समारोह है। मैं चाहता हूं कि पूरे गांव और शहर से आने वाले मेहमानों के खान पान का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तुम ही संभालो। ये तो आपका बड़प्पन है मुखिया जी। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। मुखिया जी की बातें सुनकर केशव और रामू काका का मन खिल उठता है। इस तरह गांव के लोग केशव के स्वाद और उसकी अच्छी नीयत के दीवाने हो गए और उनका कुल्हड़ पोहा का काम बहुत अच्छा और बड़ा चल गया। दूसरी तरफ चालाक बनवारी लाल के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ आने लगा कि बनवारी लाल सस्ती कीमत के नाम पर बासी और खराब सब्जियां बेच रहा था। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं बाजार की तरफ जा रही थीं। तभी गांव के मुख्य चौराहे पर उनका सामना बनवारी लाल से हो गया। बस फिर क्या था। अरे ओ बनवारी, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया। जरा सुन तो सही, कल जो मैं तेरी दुकान से ताजी भिंडी कहकर ले गई थी, उसे जब घर जाकर धोने बैठी तो पूरा पानी हरा हो गया। तू केमिकल वाला रंग लगा लगा कर हमें बासी सब्जियां बेच रहा है। अरे नहीं नहीं कमला भाभी, आप चौराहे पर सबके सामने क्या बात कर रही हो? वो तो उसकी बूंदें होंगी, बाजार से ही ऐसी आई हैं। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगा? माफी कैसी? तेरी दुकान से तो लाख गुना अच्छी हमारे रामू काका और केशव की दुकान है। भले ही 2 रुपये महंगी दें, पर कभी बेईमानी नहीं करते। हमेशा खेत की ताजी सब्जी लाते हैं। आज के बाद कोई भी इस धोखेबाज की दुकान से एक आलू भी नहीं खरीदेगा। अरे भाभी जी, गांव के चौराहे पर तमाशा मत खड़ा करो, इज्जत का सवाल है। गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ कर दो। माफी कैसी? तेरी दुकान से तो लाख गुना अच्छी हमारे रामू काका और केशव की दुकान है। भले ही 2 रुपये महंगी दें, पर कभी बेईमानी नहीं करते। हमेशा खेत की ताजी सब्जी लाते हैं। आज के बाद कोई भी इस धोखेबाज की दुकान से एक आलू भी नहीं खरीदेगा। गांव के बीच चौराहे पर महिलाओं ने बनवारी को जमकर खरी खोटी सुनाई। कुछ ही दिनों में ग्राहकों ने बनवारी की दुकान पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे उसकी दुकान पूरी तरह ठप हो गई। अब बनवारी लाल अपनी खाली दुकान पर अकेला बैठा रहता और केशव की तरक्की को देखकर अपनी ही चालाकी पर आंसू बहाता रहता था। Like please. Subscribe please. Share please.